बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सेशन में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो एलएलबी पार्ट 2 का अंग्रेज़ी का पेपर है जो कि 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगा सकते हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या एलएलबी पार्ट 2 के अंग्रेज़ी से रिलेटेड जो है मटीरियल, यानी वो जो नोट्स की फॉर्म में या मेरी लिखी गई जो लॉ की बुक है अंग्रेज़ी की, उससे मतलब जो है आप कोई इन्फो लेना चाहते हैं या उससे मतलब जो है आप कोई रहनुमाई चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। पर मैंने आपके लिए सहूलत के लिए आपको जो अपने जो 2 नंबर है वो दे दिए। आप कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये 3 घंटे का पेपर है और जिसमें 100 मार्क्स आपको ज़ाहिर बात आते हैं, आपको पता ही है। और इसमें याद रहे स्टूडेंट्स कि आपको जो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो शॉर्ट स्टोरीज़ में से है और ये 60 मार्क्स का होता है। आपको 6 क्वेश्चंस डिफरेंट 6 शॉर्ट स्टोरीज से पुट किए जाएंगे एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 3 क्वेश्चंस ओनली। अपनी मर्ज़ी से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 20 मार्क्स का एक आपका जो पार्ट है वो कंसीडर किया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें मैं ब्रीफली 2-2 3-3 मिनट की मैं आपके लिए इसके ऊपर रोशनी भी डाल देता हूं ताकि आपको इसका बेहतर तौर पे फ़ायदा हो सके। पहला है जी क्वेश्चन एलिफेंट स्टोरी में से, शॉर्ट स्टोरी में से लिया गया। एलिफेंट शॉर्ट स्टोरी जो है उसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दिस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, क्या अलामती अहमियत है, यानी अलामती तौर पे इसकी क्या अहमियत है टाइटल एलिफेंट की। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्टोरी के अंदर एलिफेंट को एक एज एन एनिमल तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। यहाँ पे स्टोरी के अंदर हमें कोई एनिमल एलिफेंट नज़र नहीं आता, लेकिन एक शख्स जो है एक ऐसा दिखाया गया है जो कि जस्ट लाइक एन एलिफेंट जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है। यानी वो अपने जितने भी सिबलिंग्स हैं, अपने जितने भी अजीज़ व अकारब हैं, उससे जो जुड़े लोग हैं, ख़ास तौर पे जो खूनी रिश्ते जो हैं, उनके साथ उनको जो बर्डन है, उनका जो बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, उसको वो बियर कर रहा है और वो एक कोल्लू के बैल की तरह लगा हुआ है। और जैसे हाथी जो है हम जानते हैं कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये एक बीस्ट ऑफ बर्डन है, यानी एक बोझ उठाने वाला एक एनिमल है, जानवर दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह ही ये बेचारा हार्ड वर्किंग कर रहा है। इसका एक भाई है जो कि बैरून मुल्क तलीम हासिल कर रहा है और वहाँ पे उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी स्ट्रगलिंग के स्टेज में है और दैट्स वाई वो अक्सर गाहे बगाहे से उधार पैसे मांगता रहता है। फिर इसकी एक वालदा है जो कि बहुत लालची है, जो कि दूर अमेरिका की किसी रियासत में रहती है, उसे हर महीने उसे भी पैसे भेजने पड़ते हैं। इसने अपनी एक बीवी को तलाक दे रखी है और उस तलाक याफ्ता बीवी को उसे ख़र्चा जो है वो देना पड़ता है, जो कि कोर्ट की तरफ से उसे बाउंड किया गया कि उसने उसको पे करना ही है। इसके अलावा उसका अपना एक बेटा है, फिर अपनी उसकी एक बेटी है जिसकी उसने शादी भी कर रखी है और आगे उसके 2 बच्चे भी हैं और उसका खावन नकारा है, वो काम नहीं करता है, यानी उसका जो दामाद है। सो दैट्स वाई उसे उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो ये जो कहानी का सुनाने वाला जो है या कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक एलिफेंट की तरह एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बोझ उठाए हुए है और कभी कभी तो वो तंग आ जाता है और उस बेचारे के पास बात को इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च कर सके, यानी ही डजंट हैव एनी मनी टू स्पेंड ऑन हिज पर्सनल एंटरटेनमेंट और या फिर अपनी सहूलियात अपनी लाइफ को खुद से फैसिलिटेट कर सके। अपने लिए वो नहीं कुछ कर पा रहा, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, उसके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हो जाते हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स ये इसमें हम ये देखते हैं कि फिर वो कहानी के एंड पे हम देखते हैं कि वो एक ख्वाब देखता है, हालांकि वो फेड अप हो चुका है इस रूटीन से और यूँ अपने से जुड़े लोगों और अपने सिबलिंग्स की वो जो ज़रूरियात है पूरी करते करते वो थक चुका है, उकता चुका है। और ठीक उसी लम्हे उसे एक रात ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बाप को देखता है और अपने बाप को एक हाथी के रूप में देखता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है कि ड्रीम सीक्वेंस के अंदर, यानी उसके जो ड्रीम के अंदर एक हाथी को दिखाया गया है जो कि उसके बाप की शक्ल में है और वो अपने बाप के कंधों पर सवार है और उसे ये तासुर यहाँ से मिलता है कि जिस तरह उसके बाप ने सारी ज़िंदगी एफर्ट करके कोशिश करके एक बड़े ख़ानदान को पाला था, उसकी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाया था, ठीक उसी तरह भी उसे भी अब ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना चाहिए। उसे इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि इसे नेगेटिव लेना चाहिए। तो यूँ उसके अंदर एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन पैदा होती है, एक वलवला पैदा होता है, जोश पैदा होता है और वो एक नए सिरे से बाअज़म होकर, रेजोल्यूट होकर जो है वो फिर से काम शुरू कर देता है और वो सोचता है कि उसे वो गलत है, उसकी सोच गलत है, उसे अपने अजीज़ व अकारब को, सिबलिंग्स को अकोमोडेट करना चाहिए एज मच एज़ पॉसिबल, जिस हद तक मुमकिन हो। और दिस इज़ व्हाट ही डिसाइड्स टू डू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हम देखते हैं
ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स के ऊपर अच्छी खासी म्यार वाले मटेरियल के साथ और मेरी बुक में ये मैंने क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किया हुआ है, और वहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है जी, श्रेडिनवास्टर, एक श्रेडिनवास्टर नाम एक स्टोरी है, उसका जो मेन करेक्टर है कॉनरेडन, ये एक लड़का है, 10 साल का लड़का है कॉनरेडन, 10 साल का एक लड़का है, सेंट्रल करेक्टर है कहानी का, बीमार रहता है और डॉक्टरों ने इसके बारे में ये राय दे रखी है कि ये लड़का जो है ये अगले 10 साल में ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन वो लड़का जो है वो काबू आया हुआ है, एक मिसेस डी रोप नामी उसकी कज़न है, उसकी सरपरस्त है, उसके पास वो रहता है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप उसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो मसलसल झिड़कियाँ खाता रहता है, और उसकी जो आंटी है वो इंटरप्शंस करती है उसकी सरगर्मियों पर, और जो भी वो काम करता है या अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कोई थोड़ा बहुत वो काम करना चाहता है, कोई सरगर्मी करना चाहता है, कोई एक्टिविटी करना चाहता है, तो उसकी जो आंट है मिसेस डी रोप वो उसे इंटरप्ट करती है, और वो उसकी इस तरह के इंटरप्शंस को लाइक नहीं करता है। यानी देखिए, एक तो बच्चा वो बीमार है, दूसरा डॉक्टरों ने उसके मर्ज़ को लाइलाज करार दे दिया है, और उसके बारे में ये प्रेडिक्शन की है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी शायद मुश्किल से ज़िंदा रह पाए सके। उस लड़के ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अपने, हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 एनिमल्स भी दिखाए गए हैं। एक आप जानते हैं कि हाउडन हैन है, जो कि घर से मुल्हिका एक वैरान से टूल शेड में रखी गई है, जो कि उनके किसी दूर के अजीज़ ने उनको गिफ्ट पे की थी, और वो हाउडन हैन जो वहाँ पे रखी गई है, वो हाउडन हैन जो है यानी वो मुर्गी जो है उससे वो मुंसलक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो एक वहाँ पे एक न्योला है, न्योले की किस्म का हम जानते हैं कि एक फैरट है, उसका नाम फैरट है, उसको हम कहते हैं, तो फैरट रखा गया है, लेकिन वो फैरट के साथ भी बहुत ज़्यादा मुंसलक है, और वो वहाँ पे जाके टूल शेड में जाके अपना दिल वहाँ पे लुभाता रहता है, उनसे बातें करता रहता है, और यूँ जो है वो लड़का अपनी ज़िंदगी गुजारा है। लेकिन जब मिसेस डी रोप को इस बात का पता चलता है कि ये लड़का जो है ये टूल शेड में जाके इस तरह वहाँ पे जाता है और सरगर्मियाँ करता है, तो उसने पहले तो हाउडन हैन को जो वो बेच डाला, और फिर एंड पे हम देखते हैं कि उस आंटी ने उसकी, यानी जो आंट डी रोप थी, उसकी जो कज़न थी मिसेस डी रोप, उसने उसको उसके न्योले को वो मारने का फ़ैसला किया या उसको भी रिलीज़ करने का फ़ैसला किया। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उस न्योले ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, जिससे ये लड़का काफ़ी हैप्पी हो गया। ये मैंने ब्रीफ सा आपको कहानी सुनाई है। अब हम ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है कि ये बच्चा सेंसिटिव है, इसमें कोई शुबा नहीं, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक तो उसके पेरेंट्स नहीं है, दूसरा वो बीमार है, तीसरा जो है उसके ऊपर जो इंटरप्शंस लगाई जाती हैं, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, इससे भी वो बच्चा परेशान है। तो ये एक हम ये देखते हैं कि इमेजिनेशन उसकी जो है एक्टिव इमेजिनेशन फिर हो जाती है। एक्टिव इमेजिनेशन वो ये हो जाती है कि वो बच्चा जो है उस न्योले, उस फैरड को इस हद तक, वालहाना हद तक और अकीदत की हद तक चाहने लगता है कि उसे वो एक देवता का दर्जा दे देता है। याद रहे कि श्रेडिनवास्टर जो है ये इंडिया, भारत में जो हिंदुस्तानी एक मज़हब है जिसे हम हिंदुइज़्म कहते हैं, उसके अंदर इस तरह के देवते बनाए जाते हैं, उनको आइडलाइज़ किया जाता है और बुत जैसे बनाए जाते हैं, और उनकी पूजा पाठ की जाती है, फिर उनसे तवक्कुआत व्यवस्था की जाती है, उनसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये लड़का जो है उस न्योले को, यानी उस फैरट का नाम श्रेडिनवास्टर रख देता है और उसे श्रेडिनवास्टर का दर्जा देता है, और वो एक्टिव इमेजिनेशन का शिकार हो जाता है, और फिर हर वक्त वो उसी के बारे में ही सोचता रहता है, उससे वाबस्तगी भी करता रहता है, और खामोश खामोश इल्तिजाएं भी करता है। यानी लड़का चूँकि मिसेस डी रोप का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मिसेस डी रोप को कोई नुकसान नहीं वो पहुंचा सकता, मिसेस डी रोप की वो मुखालफत नहीं कर सकता, और आगे से वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो मजबूर है रहने पर। सो दैट्स वाई उस लड़के की एक्टिव इमेजिनेशन में हर वक्त जो है वो न्योला, यानी जिसे हम फैरट कह रहे हैं और जिसका नाम उसने श्रेडिनवास्टर रखा हुआ है, वो उसी को कॉल अप करता है और उसी से ही वो इल्तिजाएं करता है, और वो अक्सर जाके वहाँ पर उसके सामने खड़ा होकर वो यही सोचता है, डू वन थिंग फॉर मी श्रेडिनवास्टर, कि श्रेडिनवास्टर मेरा एक काम कर दो। और वो श्रेडिनवास्टर ज़ाहिर बात है तो ये बेजान चीज़ ही, जानदार चीज़ है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि किसी इंसान की इस तरह की ज़बान को समझ तो नहीं सकता वो न्योला जो है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक्टिव इमेजिनेशन जो है वो फिर ऐसा होता है समटाइम्स कि हम जिससे अपना इतना ज़्यादा आइडलाइज़ कर लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, तो उसकी सामने फिर हम जब वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो वो खामखाई उस तरह के हालात क्रिएट हो जाते हैं कि वो फिर जो है वो आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। और यही वजह है कि मिसेस डी रोप जब एक दिन वहाँ पे हमलावर होने के लिए गई या उस फैरट को भी रिलीज़ करने के लिए गई, तो उस फैरट ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। और थोड़ी देर बाद आप जानते हैं कि हमें पता चला कि घर की मुलाजमा ने मिसेस डी रोप की इस फैरट के हाथों, यानी श्रेडिनवास्टर के हाथों मौत की
ऐलान कर दिया तो ये लड़का हैप्पी हो गया, खुश हो गया। तो ये कहानी जो है इस तरह की ज़ाहिर करती है कि ये एक्टिव इमेजिनेशन की वजह से ये सारा मामला हुआ है। इसके बाद हम ये देखते हैं जी, राइट नोट ऑन द अलार्मिंग आस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट इन द स्टोरी, द रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटी। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पे एक ख़तरे में घिरा एक शहर, उसके ऊपर रिपोर्ट, यानी ख़तरे में घिरे शहर पे एक रिपोर्ट जो है उसका एक अलार्मिंग आस्पेक्ट क्या है। अलार्मिंग आस्पेक्ट इसमें जानते हैं कि हमारी जो राइटर डोरिस लेसिंग है उसने ये दिखाई है कि यहाँ पे एक एलियन आए हैं और उन एलियंस के अंदर, कुछ एलियंस के अंदर ये खसूसियत भी मौजूद है कि वो इंसानों का रूप धार सकते हैं। इन एलियंस ने एक गाड़ी बनाई है, जैसे हम आमिर खान की एक फ़िल्म रिसेंटली रिलीज़ हुई थी पीके, तो उस पीके फ़िल्म के अंदर वो एक एलियन का रूप और रोल जो है वो धार के आता है। और यहाँ पे भी इस तरह के कुछ एलियंस आए हैं और इन एलियन ने बहुत ख़र्चा किया है, बहुत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इस कुर्रा ज़मीन पर आने के लिए। सिर्फ इसलिए वो आए हैं ताकि ये जो इंसान है, ज़मीन पर बसने वाले जो लोग हैं, उनको जो एक पॉसिबल डेंजर है अर्थक्वेक का, ज़लज़ले का जो ख़तरा है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे से दोचार हो सकती हैं, उसके मतलब आगाह किया जाए। लेकिन जब वो एलियंस आते हैं और जब वो यहाँ पे ज़मीन के इंसानों के लोगों को मिलते हैं तो वो ये देख के और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इन लोगों को समझाना कितना मुश्किल है, बल्कि कितनी बड़ी आयरनी वाली सूरत हाल होगी कि वो उनको इतला करने के लिए आए हैं और उन्हें इस ख़तरा, यानी ये जो एक मतवक्के ख़तरा है ज़लज़ले का, उन्हें ऑलरेडी चीज़ का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी सरगर्मी में मस्त हैं, अपने वो जंगी जुनून उनके ऊपर सवार हैं। और तो और जो है यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जो एलियंस आए हैं और ये इनकी जो स्पेसशिप आई है ये किसी हमारे दुश्मन मुल्क की है, यानी रशिया या चाइना से मंसूब करते हैं। ये चूँकि स्टोरी अमेरिका की है तो चूँकि हम जानते हैं कि रशिया, चाइना और अमेरिका के आपस में एक राइवलरी चल रही है, हर तरह की राइवलरी है, सो दैट्स वो उससे मंसूब करते हैं। और बल्कि इसको सीरियस लेने की बजाय वो उल्टा वो उनके जो वो रिपोर्ट वो सारी जो लेके आए हैं उनके हवाले से वो उल्टा जंगी जुनून में सवार हैं और उन्हें कोई सीरियस किस्म की कंसर्न नहीं है, कोई तशवीश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो अपने जंगी जुनून में, मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि उन्हें वो जो शौक़ है चढ़ा हुआ है जंग जीतने का, जंग लड़ने का इंसानों का, उस हवाले से है। और ये जो एलियंस हैं जब ये वापस जाते हैं तो कुछ ज़मीनी इंसानों को यहाँ से अपने साथ पर ले जाते हैं ये तहकीक करने के लिए, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे इनका आना जो है ये बेकार जाता है और क्योंकि ज़मीन के जो लोग हैं वो नॉन सीरियस हैं और अपनी सेफ्टी से मतलब जो है वो ख़ुद ही उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। हालांकि वो तो बड़ी हमदर्दाना सोच लेके उनके पास आए थे, बड़ा एहसास और ख्याल करके आए थे कि ज़मीन के इंसानों को आगाह करते हैं मंडराते हुए ख़तरात से, लेकिन इंसानों ने खुद अपने जो है वो ख़तरात अपने लिए इतने ज़्यादा पैदा कर रखे हैं कि वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो ये एक तो स्टोरी ये थी। इसके बाद स्टूडेंट्स कहानी द प्रिजन है, व्हाट मेक्स द स्टोरी द प्रिजन सो सैड। ये कहानी प्रिजन जो है ये इसको कौन सी चीज़ इतना सैड कर देती है, इतना अफसुर्दा कर देती है। स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखते हैं कि एक टॉमी कैस्टली नामी एक लड़का दिखाया गया है, एक यंगस्टर लड़का है और उसमें वो आज़ादी चाहता है, वो कैद हुआ है, वो ज़िंदगी में मूव करना चाहता है, उसकी बहुत सी ख्वाहिशात थी जो वो पूरी करना चाहता है लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहा। तो ये एक तरह की उसके लिए कैद ही है, यानी जिस तरह से उसे फिर वो एक शॉप जो है, कैंडी शॉप जो है बना के दी जाती है, एक जनरल स्टोर, एक ग्रॉसरी स्टोर बना के दे दिया जाता है। तो इस तरह की वो एक कैद में बेचारा काबू आया हुआ है और हमारे राइटर जो है बर्टन मैलामेड ने इस टॉमी की ख्वाहिश जो है एस्केप करने की उसको किस तरह से दिखाया। सवाल का मैं ज़रा दोबारा देखता हूँ कि व्हाट मेक्स द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंट सो सैड, यानी कौन सी चीज़ है जो कहानी को इतना सैड कर देती है। एक तो टॉमी की कंडीशन है जो उसे सैड कर देती है क्योंकि बेसिकली वो एक एस्केपिस्ट था और वो वहाँ रहना नहीं चाहता था। और आप जानते हैं कि कहानी के शुरुआती हिस्से में वो स्कूल की लाइफ से भाग गया, फिर वो एक जूता साज कंपनी में उसे जूते सीखने की तरबियत देने के लिए भेजा गया, वो वहाँ से भाग गया, फिर वो टेक्सास चला गया वहाँ से और वहाँ से फिर वापस आ गया। उसके वालिद ने और उसका एक दोस्त था, उन्होंने एक रोज़ा नामी लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया, एंगेजमेंट कर दी, फिर उसकी शादी भी होगी, फिर उसे एक जनरल स्टोर बना के दे दिया गया।
और लेकिन वो स्टोर चला नहीं पा रहा। वो स्टोर चलाना चाहता है अपनी मर्ज़ी से और आज़ादी के साथ चलाना चाहता है, लेकिन इवन देन जो है वो स्टोर के अंदर एक तरह से कैद ही है। यानी होते हैं बाज़ लोग, हम जानते हैं कि जो कि फितरतन जो है आज़ाद होते हैं, वो किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह के अंदर काबू नहीं आ सकते। तो ये कुछ जेल की कैद नहीं है, ये किसी, हम जानते हैं कि कोई जुडिशल केस के अंदर ये उसे कोई किसी कैद खाने में नहीं भेजा गया, बल्कि ये कैद है, हालात की कैद है। और हम भी बाज़ का एक मुश्किल सूरत-ए-हाल या मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते। इस तरह की ये प्रिजन में कैद है और ये आपने इस हवाले से लिखना है। हालांकि एक लड़की जो उसकी, हम जानते हैं कि स्टोरी में हमने ये देखा है कि वो जो उसकी कैंडी शॉप से कैंडीज़ भी चुराती है, उस हवाले से भी हमने देखा कि टॉमी एक अच्छा लड़का है, इस्लाह चाहता है, दूसरों की भी इस्लाह चाहता है, अपनी भी इस्लाह चाहता है, लेकिन उस बेचारे की बेबसी जो है उसके लिए ये सैडनेस का बायस बनती है। इस पर स्टोरी है जी। नेक्स्ट, डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न ऑफ द स्टोरी रियल टाइम। रियल टाइम कहानी के अंदर क्या क्या थीम है, क्या क्या मर्कज़ी ख्याल पेश किए गए हैं। हम जानते हैं कि रियल टाइम स्टोरी के अंदर एक लड़की है अंजलि, उसने अपनी नाकाम शादी के बाद अपने वालिदैन के घर में वो आई हुई है और वहाँ पे वो रह रही थी, और लेकिन वालिदैन का भी उसके साथ कोई हमदर्दी वाला रवैया नहीं था, और शायद वो उसका जो अपने खामद से अलहदगी का डिसीजन था उस पर नाला थे। बहरहाल उस लड़की ने ख़ुदकशी कर ली, और फिर अंजलि की मौत के बाद जो है यहाँ पे मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा नामी जो दो किरदार हैं, दो मियाँ बीवी हैं, वो इस कारोबारी शख्सियत जिनकी ये बेटी है मिस्टर तलकदार, उसके घर वो आते हैं, और बड़ी मुश्किल से हालांकि वो रास्ता पूछ पाछ के आते हैं, और वहाँ पे आके वो उसकी जो एक शरादा सेरेमनी हो रही है, उसकी जो तकरीब हो रही है, उसमें वो सेरेमनी में वो शिरकत करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। ख़ास तौर पे जो मिस्टर मित्रा है उसे अपने बहुत से काम है जो निपटाने हैं, और वो इस तरह की सेरेमनीज़ को, जो कि एक तवील किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं, आप जानते हैं कि हिंदुओं के यहाँ जो है वो दफनाने के मुर्दे को जलाने के लिए, और फिर उसकी जो तजज़्ज़ो तकफ़ीन से पहले, और फिर इस तरह जो सारे मामला एक लंबा टाइम उसके ऊपर लगता है, और वो इस चीज़ को इतनी लंबी चौड़ी जो ये जो है सेरेमनीज़ हैं, इसको वो एक वेस्ट ऑफ टाइम समझता है। तो इसलिए वो वहाँ पे समझता है कि ये रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम वो शायद कोई और समझता है। हालांकि राइटर आयरॉनिकली ये बताना चाहता है कि यही रियल टाइम होता है। असल इंसान की ज़िंदगी का वही वक्त होता है जब हम इंसानों से उनके दुख जाके जो शेयर करते हैं, बांटते हैं उनके दुख, और यहाँ पे उनके जो परेशानी है उसको एलिवेट करने के लिए उसकी हमदर्दी का इजहार करते हैं। तो वो बस नॉर्मली सा वहाँ पे आते हैं और वहाँ से हमदर्दी करके वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ वो अपनी प्रेजेंस को शो करवाना चाहते हैं। ये एक थीम ये भी है कि ये शोमेंट का एक थीम है। यहाँ पे एक शोमेंट, ये सिर्फ अपीयरेंस दिखाई गई है कि वो अपीयरेंस अपनी बात शो करवाना चाहते हैं कि हम आपकी भाई हमदर्दी में शामिल हुए हैं, आपकी बेटी पे हमें अफसोस है, लेकिन जेन्युइन फीलिंग जो उनके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो यूँ स्टूडेंट्स, ये आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चंस थे। इसके बाद आप जानते हैं कि आपको ये पैसेज जो है ये दिया जाता है कंप्रेशन का। इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन, ये पैरा जो है, ये स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व करके अपनी बुक के अंदर और अपने नोट्स के फॉर्म में ये शामिल किया हुआ है। आप इसको वहाँ से भी देख सकें। ये पैरा जो है मैं थोड़ा सा आपके लिए सिर्फ 1 मिनट की ब्रीफिंग इसके ऊपर दे देता हूँ। और इसमें मॉरल करेज और इंसान की जो फिज़िकल करेज है उसका फ़र्क दिखाया गया है कि फ़िज़िकल करेज एक ये होती है कि इंसान किसी दुश्मन को फेस करता है, ताकत के बलबूते पे हिम्मत करके जो है वो उसको फेस करता है, हालात को फेस करता है। लेकिन मॉरल करेज ये होती है कि इंसान जो है वो कोई आपसे मजाक करता है या आपको कुछ तंग करता है या आपके सामने अगर कोई गलत करता है तो आप उसका खातर खा अपने अंदर इतना हौसला पैदा करें कि उसे आप अपनी ज़बान से रोकने की कोशिश करें। आप बोलें, यानी आपके सामने होने वाले जो जुल्म है या आपके सामने होने वाली जो नाइंसाफ़ी है उसके ऊपर खामोशी इख्तियार ना करें, बल्कि मॉरली यानी अखलाकी तौर पर इतनी जुर्रत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट भी बोल सकें और उसको रोकने की कोशिश करें। तो ये मॉरल करेज और ये जो दोनों तरह की करेज है, फिजिकल करेज, उसका एक डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि मैंने डिस्कस कर दिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक ऐसे है, पहले अब आपको बताते चले कि 2018 में एक ऐसे दिया गया था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है LLB इंग्लिश पार्ट 2 का, उसमें आपको 2 ऐसे दिए जाते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ऐसे दिया गया जी, माहौलियाती आलूदगी, ये ऐसे भी आपको मेरे नोट्स में और मेरी बुक में आपको बासानी दस्तियाब हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि ये हमारी आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।